Namaste everyone. Welcome to our podcast today. We're so excited to share our experiences with you all. आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद हम सबके जीवन से जुड़े एक विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है नज़दीकी रिश्तों के टूटने में स्वार्थ की भूमिका। अगर इसे एक बगीचे की तरह सोचें तो एक रिश्ता एक बगीचा है जिसे दो लोग मिलकर सींचते हैं, और ये जो स्वार्थ या अहंकार है ये उस खरपतवार की तरह है। बिल्कुल। दिखता तो छोटा है, लेकिन अगर उसे बढ़ने दिया तो वो पूरे बगीचे की जान ले लेता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि खरपतवार की ही तरह अहंकार भी चुपचाप और धीरे धीरे फैलता है। अक्सर हम रिश्तों के टूटने की बड़ी बड़ी वजह ढूंढते हैं, कोई धोखा, कोई बड़ा झूठ। हाँ, कोई नाटकीय वजह। सही कहा। लेकिन ज्यादातर मजबूत रिश्ते किसी एक तूफान से नहीं टूटते हैं। वो रोज की छोटी छोटी उपेक्षाओं की नमी से मतलब धीरे धीरे सड़ते हैं, और उस नमी की जड़ में अक्सर स्वार्थ ही होता है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा इसी खरपतवार की जड़ें खोजने के बारे में है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये असल में है क्या, काम कैसे करता है और क्यों ये इतना विनाशकारी है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम स्वार्थ शब्द सुनते हैं तो मन में किसी लालची इंसान की छवि बनती है। लेकिन रिश्तों के मामले में इसका मतलब सिर्फ चीजों का लालच तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही अहम फर्क है। रिश्तों में स्वार्थ मतलब चीजों के लालच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये एक व्यवहार है, एक मानसिकता है। अपनी जरूरतों का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, वो तो सेल्फ केयर है। हाँ, वो तो जरूरी भी है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन सी बारीक लाइन है जहां ये सेल्फ केयर खत्म होता है और स्वार्थ शुरू हो जाता है? वो लाइन तब पार होती है जब किसी रिश्ते में मैं का वजूद हमसे बड़ा हो जाता है। अच्छा। जब हर फैसला, हर बातचीत, हर असहमति का केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरतें, उसकी भावनाएं और सबसे जरूरी उसकी अपनी छवि बन जाए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कम्युनल ओरिएंटेशन की कमी। कम्युनल ओरिएंटेशन। हाँ, मतलब रिश्ते को एक साझा प्रोजेक्ट की तरह देखने की क्षमता का कम हो जाना। ये तो दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके कुछ ठोस परिणाम भी होते होंगे। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि जिन जोड़ों में ये ओरिएंटेशन कम होता है वे न सिर्फ ज्यादा लड़ते हैं, बल्कि उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल भी लगातार ज्यादा पाया जाता है। अरे वाह। तो सोचने वाली बात है कि आपका अहंकार सिर्फ आपके रिश्ते को नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके शरीर को भी बीमार कर रहा है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब ये मैं की जिद सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक तौर पर भी महंगी पड़ती है। और मुझे लगता है इस मैं को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है ये साबित करना कि मैं गलत नहीं हूं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अपनी छवि बचाने की जिद, ये भावना कि मैं गलत नहीं हो सकता या गलती मेरी नहीं थी, ये अहंकार का सबसे शुद्ध रूप है। ऐसे में इंसान अपनी गलती मानने के बजाय हजार तर्क देगा, पुरानी बातें उठाएगा, माहौल को घुमा देगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि उससे चूक हुई है, क्योंकि उसके लिए अपनी सही होने की छवि रिश्ते की सेहत से ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन कई बार माफी ना मांगना अपने आत्मसम्मान को बचाने जैसा भी लगता है, खासकर अगर किसी को लगे कि उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई जा रही है। ये एक बहुत ही वाजिब बात है, और यहाँ फर्क समझना जरूरी है। जब कोई आपको नीचा दिखाने के लिए माफी मंगवाए तो चुप रहना आत्मसम्मान हो सकता है, लेकिन हम यहाँ उन स्थितियों की बात कर रहे हैं जहाँ आपको अंदर से पता है कि आपकी भी कुछ गलती थी, पर आपका अहंकार आपको झुकने नहीं दे रहा। अच्छा। एक मजबूत रिश्ते में माफी मांगना हार नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि ये रिश्ता मेरे अहंकार से बड़ा है। स्वार्थ कहता है मैं क्यों झुकूं, जबकि प्यार कहता है हमारे रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अहंकार क्या है, लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। ये असल में काम कैसे करता है? वो कौन से छोटे छोटे रोजमर्रा के व्यवहार हैं जो धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते को खोखला कर देते हैं? क्योंकि ये एक दिन में तो नहीं होता होगा। नहीं, ये धीमी गति से काम करने वाला जहर है। ये छोटी छोटी आदतों से अपनी जगह बनाता है। सबसे आम रूप है हर बहस जीतने की जरूरत। हर बहस जीतना? हाँ, जब दो लोगों के बीच बातचीत एक दूसरे को समझने की कोशिश न रहकर एक जंग बन जाए तो समझ लीजिए अहंकार ने कमान संभाल ली है। यहाँ मकसद समाधान खोजना नहीं होता, बल्कि खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करना होता है। लेकिन एक मिनट, क्या कभी कभी जीतना जरूरी नहीं होता? मान लीजिए किसी बहुत जरूरी मुद्दे पर बात हो रही है, तब तो अपनी बात पर टिके रहना जरूरी है। वो स्वार्थ कैसे हुआ? ये सवाल बहुत जरूरी है।
अपनी बात पर टिके रहना दृढ़ता है, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तब होता है जब क्या सही है की जगह कौन सही है की लड़ाई शुरू हो जाए। अच्छा। आप मुद्दे के लिए नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए लड़ रहे होते हैं। आपका ध्यान समाधान से हटकर आत्मरक्षा पर चला जाता है। और जब आप जीतने पर ध्यान देते हैं तो आप सुनना बंद कर देते हैं और यहीं से सहानुभूति की कमी पैदा होती है। सही बात है। आप दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि आपको अपनी तकलीफ, अपनी बात ही सबसे बड़ी लगती है। और शायद इसी का एक नतीजा है गलतियों का हिसाब रखना। वो एक मानसिक डायरी, हाँ, जिसमें सब लिखा होता है कि तुमने उस दिन भी यही किया था। ये एक बहुत ही घातक आदत है। मनोविज्ञान में इसे कन्फर्मेशन बायस का एक भावनात्मक रूप भी कह सकते हैं। अच्छा। आप सिर्फ वही बातें, वही सबूत याद रखते हैं जो आपके साथी की नकारात्मक छवि को मजबूत करती हैं और उन सभी अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी कोई नई बहस होती है तो स्वार्थी मन अतीत के तर्कश से पुराने तीर निकालकर चलाना शुरू कर देता है। इसका मकसद समस्या का हल निकालना नहीं बल्कि सामने वाले को भावनात्मक रूप से घायल करके चुप कराना होता है। इससे तो रिश्ता एक सुरक्षित जगह नहीं रह जाता बल्कि एक अदालत बन जाता है। बिल्कुल, एक अदालत जहां हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। और इसी से जुड़ा है एक और व्यवहार, अवास्तविक उम्मीदें। उम्मीदें। हाँ, ये उम्मीद करना कि सामने वाला हमारे मन की हर बात समझ ले, हमारी हर जरूरत पूरी कर दे। पर उम्मीदें रखना तो किसी भी रिश्ते का हिस्सा है। वो कौन सी बारीक लाइन है जहां एक जायज उम्मीद अवास्तविक और स्वार्थी बन जाती है? इसका एक अच्छा लिटमस टेस्ट है पारस्परिकता, मतलब रेसिप्रोसिटी। पारस्परिकता। क्या आप अपने साथी से उतनी ही उम्मीदें रखते हैं जितनी आप खुद पूरी करने को तैयार हैं? स्वार्थी उम्मीदें एक तरफा होती हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा दिन खराब था, जबकि आप उनके खराब दिन को समझने की कोशिश नहीं करते। सही बात। तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए बिना ये सोचे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये रिश्ते के संतुलन को बिगाड़ देता है। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो गुस्सा और निराशा पैदा होती है। और जब बात कहने से भी काम नहीं बनता तब शायद लोग चुप रहकर सजा देने लगते हैं, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। हाँ, और ये अहंकार का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। इसे मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन रिश्तों के लिए 4 सबसे खतरनाक व्यवहारों में से एक मानते हैं, जिसे वो स्टोन वॉलिंग कहते हैं। स्टोन वॉलिंग। हाँ, अपनी नाराजगी जाहिर करने के बजाय चुप रहकर आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं। आप सामने वाले को दोषी, असहाय और अकेला महसूस कराते हैं। मैंने एक बार एक जोड़े के साथ काम किया था जहां पति हर बहस के बाद अपनी पत्नी को साइलेंट ट्रीटमेंट देता था। जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है तो उसने कहा, मैं उससे सोचने का मौका देता हूँ। लेकिन असल में वो बिना कुछ कहे सत्ता का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब उसकी चुप्पी एक हथियार थी। बिल्कुल, एक हथियार थी, बातचीत का निमंत्रण नहीं। ये सब सुनकर मुझे एक बात खटक रही है। बहस जीतना, चुप हो जाना, पुरानी बातें याद दिलाना, ये आदतें तो बहुत आम हैं। मैंने कई खुशहाल दिखने वाले रिश्तों में भी ये सब होते देखा है। तो फिर ये एक रिश्ते को खत्म करने जितनी विनाशकारी कैसे बन जाती हैं? ये एक शानदार सवाल है। इसका जवाब ये है कि स्वार्थ एक धीमे जहर की तरह काम करता है। धीमे जहर की तरह? हाँ, जहर की एक बूंद शायद आपको तुरंत ना मारे, लेकिन अगर रोज एक एक बूंद मिलती रहे तो वो जानलेवा हो जाती है। टिपिंग पॉइंट तब आता है जब इन व्यवहारों का पैटर्न बन जाता है। एक बार बहस जीतना अलग बात है, हर बार जीतने की कोशिश करना अलग। जो सबसे पहली चोट किस चीज पर पड़ती है? वो पहली दरार कहाँ आती है? विश्वास। विश्वास। ये रिश्ते की नींव है। जब आपको ये लगने लगता है कि आपका साथी हर बहस सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, तो आप उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि यह रिश्ता एक सुरक्षित जगह नहीं है। आप खुद को बचाने के लिए अपनी भावनाओं पर एक कवच चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब विश्वास का कवच चढ़ता है तो बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, विश्वास के बाद यह बातचीत के रास्ते बंद कर देता है। लोग अपनी असल भावनाएं बताने से डरने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो या तो उसका मजाक उड़ेगा या उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर उनकी बात को समझा ही नहीं जाएगा। सही कहा। तो वे मौसम और दुनिया जहान की बातें तो करते हैं, लेकिन दिल की गहरी बातें करना बंद कर देते हैं। सतह पर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से कनेक्शन टूट चुका होता है। और यहीं से वो भावनात्मक दूरी शुरू होती है। हाँ, और धीरे धीरे ये भावनात्मक दूरी इतनी बढ़ जाती है कि 2 लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर और अकेले महसूस करते हैं।
वे साथ होते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं होते। रिश्ता बस एक जिम्मेदारी या आदत बनकर रह जाता है। वो जो बगीचे वाली बात हमने शुरू में की थी, ये वो अवस्था है जब बगीचे में फूल खिलने बंद हो गए हैं, सिर्फ सूखी टहनियां बची हैं। बिल्कुल। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब एक छोटी सी बात भी आखिरी तिनका साबित होती है। वही अंतिम पड़ाव होता है। मन में इतनी कड़वाहट और इतनी दूरी भर जाती है कि रिश्ते का टूटना ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि रिश्ता उस दिन नहीं टूटता जिस दिन दो लोग अलग होते हैं। अच्छा। रिश्ते की नजदीकी असल में टूटने से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती है। अहंकार उस करीबी को बहुत पहले ही मार चुका होता है। ये सुनकर लगता है कि अहंकार कितना शक्तिशाली और विनाशकारी है। तो फिर इसका मतलब क्या है? एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद क्या होती है? अगर स्वार्थ विनाश का रास्ता है, तो उस बगीचे को फिर से हरा भरा करने का रास्ता क्या है? इसका जवाब भी उसी मैं और हम के संतुलन में छिपा है। एक स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ का ठीक उल्टा है। ये मैं की जगह हमको प्राथमिकता देने के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें, बल्कि ये समझना कि रिश्ते की भलाई में ही दोनों की भलाई है। ये मानना कि टीम हम की जीत खिलाड़ी मैं की जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सहयोग, सहानुभूति और समझौता। बिल्कुल। ये समझना कि हर बार आप सही नहीं हो सकते। ये मानना कि आपके साथी का नजरिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका। ये हर बहस को जीतने की लड़ाई बनाने के बजाय मिलकर समाधान खोजने की कोशिश करना है। ये पूछना इस समस्या को हम दोनों मिलकर कैसे हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ। इसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत भी शामिल होगी, जो अहंकार करने नहीं देता। ये सबसे जरूरी है। एक मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है अपनी गलती मानने और ईमानदारी से माफी मांगने का साहस। जब आप माफी मांगते तो आप ये कह रहे होते हैं कि मेरा अहंकार मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है जितना ये रिश्ता है। सही बात है। यहाँ रिश्ते को बचाना खुद को सही साबित करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। और शायद अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी, ये दिखावा न करना कि हम परफेक्ट हैं। हाँ, ये अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और एक दूसरे का सहारा बनने की कला है। ये समझना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, दोनों में कमियां होंगी, दोनों से गलतियां होंगी। एक स्वस्थ रिश्ता वो है जहां आप एक दूसरे की कमियों को ढाल बनाकर हमला नहीं करते, बल्कि उन कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और सहारा देते हैं। जहां तुम और मैं की लड़ाई खत्म होकर हम की यात्रा शुरू होती है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि स्वार्थ या अहंकार किसी भी करीबी रिश्ते के लिए एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। ये बहस जीतने की जिद, खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश और अपनी भावनाओं को रिश्ते से ऊपर रखने जैसी छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे विश्वास, संवाद और अपनेपन को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये एक धीमा जहर है जो रिश्ते की आत्मा को मार देता है, भले ही उसका शरीर कुछ और समय तक चलता रहे। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ते मेहनत और त्याग मांगते हैं और सबसे बड़ा त्याग अक्सर अपने अहंकार का ही करना पड़ता है। इसी बात पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ें, कुछ ऐसा जिस पर वे इस चर्चा के बाद सोच सकें। जरूर। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने स्वार्थ या अहंकार को थोड़ा कम करना पड़ता है, तो क्या ये एक तरह से खुद को खो देना है, या फिर ये एक गहरे और ज्यादा मजबूत रिश्ते को बनाने की कीमत है? इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करता है कि हमारे रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। Don't forget to like and subscribe. And leave your comments below.